गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएमजी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट शुरू करने से पहले जो एक वर्ड कोड करते हैं उसे कोड कर लेते हैं। तो आज का जो वर्ड कोड है वो है आग की लपटें। पुस्तक को भले ही जला जाए, है ना, यहाँ पे जला जाए है, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। ये आज के भाषण में नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया है। आज नरेंद्र मोदी नालंदा आए थे, है ना, नालंदा के पावन धरती पर आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन भी किए हैं और वो नालंदा का पुराना विश्वविद्यालय है, वहाँ घूमे भी हैं। तो आज के ये ज्ञान है जो आग की लपटें, चाहे कितना भी बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, वो आपकी पुस्तक आपकी इक्विपमेंट को जला सकती है, लेकिन आपके ज्ञान को कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा ज्ञान आप अपने आप पास रखिएगा, तर्क रखिएगा, उतना ही बेहतर व्यक्ति आप बनने के चांसेस बहुत अधिक है। अब बढ़ते हैं आपको पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है वो है सिपरी। सिपरी का संबंध किससे है ना, तो ये हथियार से है। सिपरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से बोल देता हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, सिपरी। और ये पूरा हथियारों का लेखा जोखा ये देता है। और ये हाल फिलहाल में क्यों फिर से आया है इसका चर्चा, तो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है, तो इसकी जानकारी ये दिया है। तो सबसे ज़्यादा हथियार जो है पहला स्थान पर है हथियारों में रूस, दूसरा स्थान पर है अमेरिका, है ना। अगर हम परमाणु हथियार की बात करें, परमाणु हथियार का भी हाल फिलहाल में ये अपना डाटा दिया है। तो परमाणु हथियार में अगर पहला स्थान पर बात करें तो अमेरिका, है ना, और दूसरा स्थान पर रूस है ना। तो ये भी हथियार है। और ये रूस और अमेरिका के पास अगर बात करें कि कितना हथियार है, तो मान लीजिए कि 1000 हथियार पूरे विश्व में है, तो 900 हथियार परमाणु हथियार जो है वो रूस और अमेरिका के पास है। ओनली फॉर रूस और यूएसए के पास, है ना, है। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामले में ये कहर ढा सकता है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग, है ना, तरंग कब आयोजित करेगा, तो ये अगस्त 2024 में आयोजित करेगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन बताया हुआ है कि तरंग जो है हाल फिलहाल में 24 में, एक मिनट, हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि कब मनाई गई है, तो रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि जो मनाई गई है ये 18 जून 1858 को मनाई गई है। कब मनाई गई है, 18 जून 1858 को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 19 नवंबर 1928 को, है ना। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में। कहाँ, वाराणसी में, है ना। इनका जो बोल सकते हैं कि इनका जो पति का नाम है वो है गंगाधर राव, गंगाधर राव। इनका पुत्र का नाम है दामोदर राव, दामोदर राव इनका पुत्र का नाम है ना। और ये 1857 की क्रांति में झांसी से बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी और बहुत बेहतरीन योगदान इनका माना जाता है 1857 के क्रांति में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश कौन बन गया है, ये बन गया है थाईलैंड, है ना। पहला देश था ताइवान, है ना, ये बन गया है थाईलैंड। पहला देश है ताइवान, दूसरा देश है नेपाल, है ना, और तीसरा देश है थाईलैंड। ये बन गया है समलैंगिक विवाह, है ना। इसमें पुरुष से पुरुष और महिला से महिला विवाह कर सकती है, इसको बोलते हैं समलैंगिक विवाह। भारत में भी ये हो चुका है। तो 377 आर्टिकल के तहत भारत में भी इसे मान्यता प्राप्त है, 377 आर्टिकल इसके लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है ना। तो ये प्रथम भारतीय है विनोद गनात्रा, है ना, इन्हें मिला है, प्रथम भारतीय है ये। और ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति है, अश्वेत राष्ट्रपति, प्रथम अश्वेत, है ना, राष्ट्रपति रहे हैं, है ना, नेल्सन मंडेला। कहाँ के, तो साउथ अफ्रीका के, है ना। नेल्सन मंडेला को 1993 में इन्हें नोबेल में मिला है ना। और 1990 में इन्हें भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न भी इन्हें मिला है 1990 में। 1993 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्हीं के नाम पर ये एक नया पुरस्कार हुआ है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है
कितने वैज्ञानिक को, है ना, काबली पुरस्कार मिला है? कितने वैज्ञानिक को काबली पुरस्कार मिला है? तो ये वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है और 10 वैज्ञानिक को टोटल काबली पुरस्कार मिला है। इसकी शुरुआत हुई थी काबली पुरस्कार की 2008 में। कब शुरुआत हुई? 2008 में। और ये, है ना, फ्रेड कवाली, एक व्यक्ति है फ्रेड कवाली के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और ये विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है और जो भी उत्कृष्ट उपलब्धि होती है उनके आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, डीप सी मिशन, है ना, डीप सी मिशन करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया छठा देश, है ना, जो डीप सी मिशन किया है, बन गया भारत छठा देश। इसके पहले 5 देश और है। अगर पहला देश की बात करें तो पहला देश है यूएसए, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीप सी मिशन क्या होता है? तो डीप सी मिशन गहरे, जो बोल सकते हैं कि समुद्र के गहरे गहरे अधीन जाकर के, गहरे क्षेत्र में जाकर के, है ना, वहाँ खनिज की खोज, है ना, खनिज की खोज करने वाले देश को बोलते हैं डीप सी मिशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ना, किताब के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये मिला है गौरव पांडे को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किसने यूएन भूमि नायक यूएन ने, है ना, यूनाइटेड नेशन ने, है ना, किसे भूमि नायक नामित किया है? तो यह है सीताश्वर सकोरे। ये भारत के व्यक्ति हैं, इन्हें भूमि नायक, मतलब बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ये जो है ना, भारत के लिए काफी, ये बोल सकते हैं यूएन मिशन में काम किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो यह चिनाब नदी पर। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका शुरुआत लगभग ध्यान नहीं है, लेकिन 2019 में इसका शुरुआत हुआ था। अभी इसका 2024 में ट्रायल चल रहा है ना। इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी 2024 में इसका ट्रायल चल रहा है, चिनाब नदी पर बना हुआ है। आपका आज का करंट यहीं तक था। तो आज का जो अभ्यास क्वेश्चन है वो है FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, एक कमेंट बॉक्स में आप जवाब में हमें दे सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आ जाते हैं अब आज के फैक्ट ऑफ द डे पर। आज का जो फैक्ट ऑफ द डे है वो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आज नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। नए नालंदा विश्वविद्यालय के देख रहे हैं आप बाएं साइड में, ये हमारा पुराना नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, खंडर इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे खंडर कहना एक अपने आप में अपमान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्ञान का प्रतीक रहा है। अब बढ़ते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना इसका हुआ था 5वीं शताब्दी में। गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त, है ना, इनके द्वारा इनका स्थापना किया गया था। स्थान आप जानते हैं नालंदा जिले में है, बिहार में। हाँ, महत्व क्या है? तो ये प्राचीन प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, जहाँ न केवल भारत में बल्कि चीन, कोरिया, है ना, तिब्बत, मंगोलिया और बहुत सारे देशों से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हुएन सांग नाम सुने होंगे, हुएन सांग जो चीन का व्यक्ति था, तसांग, है ना, सोंगयून, ये सभी व्यक्ति यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। विषय क्या था? तो बौद्ध धर्म के साथ साथ ज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य के कला के भी शिक्षा दी जाती थी। संकाय नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र थे और 2,000 शिक्षक थे। मतलब अगर रेशियो देखें तो 5 छात्र पर, है ना, 1 शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध थे। 5 छात्र पर 1 शिक्षक उपलब्ध थे। लेकिन है ना, 12वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आक्रांता आते हैं तो उसमें एक रहता है बख्तियार खिलजी, जो बिहार आया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और धीरे धीरे ये खंडर में तब्दील हो गया। अब बढ़ते हैं इसके पुनर्निर्माण। इसका प्रस्तावना हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए 2006 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और 2010 में भारतीय संसद ने अधिनियम किया और इसका 2014 में संचालन शुरू हुआ। स्थान अभी वर्तमान का जो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो राजगीर में बना है, बिहार राज्य के राजगीर में बना है। उद्देश्य क्या है? तो एशिया के देशों को शोधकर्ता के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बनाना, है ना। अकादमिक क्या है? तो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय में इतिहास, परिस्थिति, पर्यावरण अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, साहित्य, अन्य विभिन्न मास्टर, डॉक्टरेट की उपाधि, सब चीज यहाँ लगभग सारी चीजों की पढ़ाई यहाँ पर हो पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और संस्थाओं के साथ सहयोग में काम करेगा, है ना। अब बढ़ते हैं इसके अगले फैक्ट पर, थोड़ा सा और इसका फैक्ट है वो भी देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं क्या है। तो वास्तुकला, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय सुंदर एवं समृद्ध वास्तुकला थी, जिसके बड़े बड़े पुस्तकालय और विद्या के केंद्र थे। नालंदा नया वाला विश्वविद्यालय लगभग सेम तर्ज पर बना हुआ है। शोध और शिक्षा, यहाँ शोध और स्तर अत्यधिक उच्च था। इसका पुस्तकालय धर्मगंज तथा
इसका सबसे सर्वोच्च पुस्तकालय, इसका देखिए जो पुराना नगर विश्वविद्यालय था उसका जो पुस्तकालय का नाम था उसका नाम था धर्मगंज। क्या नाम था? जो पुराना पुस्तकालय है उसका नाम था धर्मगंज। ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी सकता है। संस्कृति महत्व, नालंदा विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा केंद्र था बल्कि ये संस्कृति और धार्मिक गतिविधि का भी प्रमुख केंद्र रहा है। मतलब है ना, बिहार में अगर देखा जाए तो टोटल 4 विश्वविद्यालय है। कितने? 4। एक है विक्रमशिला, है ना, कितना? 4। तो 4 में पहला जो है विक्रमशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा उदंतपुरी, उदंतपुरी ये बिहार शरीफ बोलते हैं, उदंतपुरी बिहार शरीफ का पुराना नाम है। और चौथा अपना है ना, जो तिलहारा, है ना, तिलहारा। तो ये तिलहारा और नालंदा और उदंतपुरी ये तीनों है जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। विक्रमशिला आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में पड़ता है। इसका वर्तमान स्थिति जान लेते हैं। पाठ्यक्रम, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय में मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम शोध कार्य किए जाएंगे, है ना। संरचना की आधुनिक भवन सुविधाओं के साथ पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का मिश्रण भी देखने को मिला, मतलब आर्ट एंड कल्चर पे भी यहाँ पर काम होगा। नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्निर्माण भारत के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो ज्ञान एवं योग का पुनः स्थापित दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी बेहतरीन कार्य रहा है और हमारी संस्कृति को लौटाने का भी कार्य रहा है। नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का जो काफी पिक्चर काफी सुंदर है और बहुत बेहतरीन है। तो इसी के साथ आज का करंट जो है समाप्त होता है। थैंक यू और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसका पीडीएफ देखने के लिए आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, है ना। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली फैक्ट और डेली करंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।